हेलो स्टूडेंट। कार्ल मार्क्स की जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी जो कार्ल मार्क्स के जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में आ जाएं और आगे परीक्षा होंगी उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आप क्विकली इनका आंसर और सटीक तौर पे इनका आंसर करें। चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, कौन सोचता है कि गरीबी का कारण शोषण है न कि अभाव। अब आप देखोगे, मैंने जब आपको इमाइल कार्ल मार्क्स अच्छे से कराया है तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के ये फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। संघर्षवादी उपागम के जनक समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 2022 की परीक्षा में, जून 2022 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया कि सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इब्ला खाल्दून। इसने बताया था कि प्राचीन समाज में व्यक्ति का जो नेचर है वो संघर्षवादी उसकी मूल प्रवृत्ति होती है और संघर्ष के द्वारा एक वो अपना शासन जो है एक पर्टिकुलर एरिया में उसको गवर्न करने की कोशिश वो करता है। आप देखोगे पशुओं में भी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच होती है। और इसके बाद जो सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के फाउंडर जो कहे जाते हैं वो कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखोगे कार्ल मार्क्स का जो थॉट है वो एंटी कैपिटलिस्टिक है, लेबर के फेवर में बोलता है, रेडिकल अप्रोच है। राइने सेटुंग अखबार था, अखबार के माध्यम से रेडिकल लेख इनके जाते थे और जो जनता थी वो शासक के प्रति बड़ा उनके अंदर एक एग्रेसिवनेस और ये चीजें डेवलप होती थी, क्रांति की एक लहर लेकर के आने वाले विचार थे। तो उन्हीं के बीच कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी हमारी घूमती है और देखोगे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के ये विचारकों में गिने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित की गई है, फाउंडर हैं सोशियोलॉजी में। अब प्रगतिवादी नहीं आएगा इसमें, विकासवादी नहीं आएगा, प्रकार्यवादी नहीं आएगा। प्रकार्यवादी में इमाइल दुर्कheim आपके आएंगे। उद्विकासवादी में हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनरी थ्योरी है, कार्ल मार्क्स ये खुद हैं यहाँ। और प्रगतिवादी आपका अगर देखोगे एक तरीके से अगस्टकॉम को भी हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, बड़ा फेमस कोट है कार्ल मार्क्स का कि धर्म आम लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है और ये उनकी सोचने समझने की क्षमता को, चेतना को नगण्य कर देता है। चेतना को नगण्य कर देता है कौन? धर्म। और धर्म को जनता के लिए अफीम इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। देखो जब बात आती है मैक्स वेबर को लेकर के तो मैक्स वेबर इकोनॉमी से जोड़ते हैं और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और कार्ल मार्क्स जो हैं ये पूंजीपति और सर्वहारा की बात करते हैं और उनके रिगार्डिंग इनके कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूंजी वह धन है जिसका संचय, जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण के लिए किया गया है। पूरी एक प्रोसीडिंग के तहत ये बताते हैं कि मजदूर अपने शोषण के लिए खुद जिम्मेदार होता है, उसकी जो संतान उत्पत्ति की दर है वो ज़्यादा है, वो पूंजीपतियों के लिए एक सकारात्मक एनवायरनमेंट तैयार करती है, एक लेबर तैयार करती है। और ये कहता है कि पूंजी वह धन है जो जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका कार्ल मार्क्स को लेकर के है। कार्ल मार्क्स की पूरी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट, लेबर और पूरी सोसाइटी की जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग घूमती है, चाहे इसमें टाइप ऑफ सोसाइटी हो। टाइप ऑफ सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट वाली स्टेज है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कार्ल मार्क्स का रहा है, क्योंकि जर्मनी में ये उस टाइम पैदा हुए जब पूंजीवाद चरम पे था और जो पूंजीवाद में आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर इनका फोकस गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होगा।
मार्क्स के कथन अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होगा? पूंजीपति और सर्वहारा के बीच में। ठीक है, ये देखोगे मालिक और अशिक्षित, ये इन्होंने टर्म यूज नहीं की है, ये टर्म यूज नहीं की है, शासक और शासित यूज किया है, बट सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज को सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया है? सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में विभाजित किया है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाज को सर्वहारा और मध्यम वर्ग के आधार पर किसने विभाजित किया है? सर्वहारा और मध्यम वर्ग के आधार पर किसने विभाजित किया है? ये भी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। अब आपकी आती है चेतना। वर्ग चेतना दो प्रकार की है यहां पे, फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना जिसे बोलते हैं, एक है ट्रू कॉन्शियसनेस। अब बेटा यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फॉल्स चेतना पूंजीपति वर्ग के बीच पाई जाने वाली मिथ्या चेतना भी बोला है, झूठी चेतना भी बोला है, फॉल्स चेतना भी बोला है। जो ट्रू कॉन्शियसनेस है ये इसके बीच में पाई जाती है, मजदूरों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे दो टॉपिक और आपके बनते हैं, क्लास इन इट सेल्फ, क्लास इन इट सेल्फ। जब ये अपने अस्तित्व, अपने डिमांड के बारे में जागृत हो जाती है तो ये क्लास फॉर इट सेल्फ हो जाती है। अपने अधिकारों के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये क्लास फॉर इट सेल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो अपने लिए वर्ग इसका राइट ऑप्शन है। इसी वर्ग ऑप्शन तक जाने के लिए आपको कॉन्शियसनेस हो पढ़ना पड़ेगा, क्लास कॉन्शियसनेस पढ़ना पड़ेगा, फॉल्स कॉन्शियसनेस, ट्रू कॉन्शियसनेस, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। मेरा मानना है कि ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। हालांकि जो आपकी थ्योरी पढ़ाई गई है आपको, उसमें ये सभी टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन प्रक्रिया में लेबर की महत्ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स की सेंट्रल थीम एंटी कैपिटलिस्ट है। आप देखोगे अगर दूसरे विचारक इसी चीज को लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स लेबर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बट कैपिटलिस्ट अगर कैपिटल लगा करके उद्योग धंधे स्थापित नहीं करेगा तो उस मजदूर को जीविका चलाने के लिए कहां से रोजगार मिलेगा? तो फिर भी राइट आंसर आपका इसमें लेबर ही बनता है और कार्ल मार्क्स लेबर को ही फोकस करते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सामाजिक परिवर्तन में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? आप देखोगे जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो उत्पादन की शक्तियां इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपका। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चेतना का आधार है? कौन सा चेतना का आधार है? तो आप देखोगे कि इसमें राइट ऑप्शन आपका उत्पादन की पद्धतियां, ये आपका राइट ऑप्शन होना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्टार्टिंग की लाइन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां और पाने के लिए सारा जहां है। तो देखोगे ये आपकी पब्लिश हुई है 1848 में, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई है और ये मजदूरों की बाइबल के रूप में भी जानी जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अवसंरचना अधिसंरचना से संबंधित है। अवसंरचना का महत्व नहीं है, अधिसंरचना अवसंरचना को प्रभावित करती है।
अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है डी, अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बनता है कि किस विचारक ने पूरे विश्व की संरचना को दो भागों में विभाजित किया है, अधिसंरचना और अधिसंरचना में। तो वहां आपका राइट ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से क्या है? सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय बिंदु उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध। उत्पादन की शक्तियों में आपका क्या आएगा? फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा और इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा। तो टेक्नोलॉजी हमारी सोशल चेंज को प्रभावित करेगी, तो ऑप्शन राइट आपका बी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांतियों का मूल कारण क्या है? जनता की गरीबी, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रबुद्ध लोगों का नेतृत्व और उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंधों के बीच असामंजस्य। इसमें आपका सामाजिक क्रांतियों का कारण क्या है? तो जनता की गरीबी, उच्च वर्ग के द्वारा शोषण, ये भी नहीं होगा आपका। तब इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? तो राइट ऑप्शन आपका सी है, एशियाई सोसाइटी का अपने वर्गीकरण में यूज किया है कार्ल मार्क्स ने। 17 है आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है आपकी वर्ग की सदस्यता? शक्ति पर, प्रतिष्ठा पर, उत्पादन के साधन पर और उत्पादन के संबंधों पर। आप देखोगे कि क्लास की जब बात की गई है, क्लास को जब हमने एक्सप्लेन कराया है, ए क्लास इज दैट विच ऑक्यूपाई ए फिक्स प्लेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो फिक्स पैलेस रखता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी है बेटा। एक वर्ग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जब हम डिफाइन करते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में निश्चित स्थान रखने वाला समूह वर्ग कहलाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18, किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं? कार्ल मार्क्स का एक फेमस कोट है ये क्रांतियों को लेकर के, कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। 19 क्वेश्चन है आपका, पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है। जब हमने मैक्स वेबर को पढ़ाया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउटफुल रहा है और वहाँ पे हमने मैक्स वेबर लगाया, बट यहाँ आप देखोगे उसको सुधारना है आपको। और ये अगर क्वेश्चन आपका आता है पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने कार्यों के प्रति मोह भंग हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन वेबर ना होकर के कार्ल मार्क्स ही इसका राइट ऑप्शन है बेटा। इसको इंप्रूव कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 में दिया है, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है भौतिक जीवित के लिए उत्पादन, एकता के लिए उत्पादन, आपसी पहचान और वर्ग संघर्ष। आप देखोगे कार्ल मार्क्स की स्टडी की थीम है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो राइट ऑप्शन आपका डी है इसमें बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स को जब आप पढ़ते हो तो कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी ये कहती है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके संबंधों को निर्धारित करती है, उसकी स्थिति को निर्धारित करती है। दैट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म टर्म यूज्ड बाय द कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। फेमस कोट है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स की थीम से रिलेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? यहाँ आपको थोड़ा सा मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो मेन क्लास में आपको वर्गीकरण दिया है समाजों का, उसको लेकर के यहाँ सोचना है। प्रिमिटिव सोसाइटी पहले नंबर पर, सामंतवादी सोसाइटी, पूंजीवाद और समाजवाद। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस होने जा रही है इसमें।
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट ऑप्शन आपका डी है बेटा। ये भी क्लासलेस सोसाइटी है, इसमें भी क्लास फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये भी क्लासलेस सोसाइटी है, यहाँ भी वर्गों का अस्तित्व नहीं है, और इसे कार्ल मार्क्स की यूटोपियन स्टेज बोला है, जो आपकी 4th नंबर पे यहाँ है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से अभिप्राय क्या है? 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लंपट सर्वहारा का मतलब यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में जो दिया गया है, भिक्षु, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी लंपट सर्वहारा वर्ग में आते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी है बेटा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण है? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष कब होगा? वर्ग हित, वर्ग चेतना, वर्ग गठन और वर्ग की पहचान। ये बी इंपोर्टेंट है। क्लास कॉन्शियसनेस जब इमर्ज होगी तो मजदूरों के अंदर चेतना आएगी और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो वर्ग संघर्ष की स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 बेटा, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। हर एक समाज में दो क्लास मिलेंगी, शोषक और शोषित मिलेंगे। शोषक जो है वो शोषित को शोषण करेगा, और शोषण होने के बाद शोषित रिफ्लेक्ट करेगा और रिवोल्ट करेगा, और रिवोल्ट होने के बाद क्रांतियां होंगी, और क्रांति होने के बाद समाज में परिवर्तन होगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल मार्क्स रिगार्डिंग द सोशल चेंज। नेक्स्ट है 27, मार्क्स का छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे संक्रमी वर्ग हैं। ऑप्शन आपका सी राइट है इसमें। छोटे पूंजीपति संक्रमी वर्ग में आ जाएंगे आपके, एकीकृत वर्ग नहीं आएगा, अपने ही भीतर वर्ग नहीं आएगा, अपने आप में वर्ग नहीं आएगा। राइट ऑप्शन इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 28, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्न में कौन सा नहीं है? मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक, उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध। तो राइट ऑप्शन आपका बी होना चाहिए बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा। कारण इसमें दिया है। क्या कारण है? शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से शक्तियां प्राप्त करता है। तो ऑप्शन दोनों सही हैं, और ए आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है आपका बेटा, कार्ल मार्क्स के अनुसार श्वेत अंतरण अथवा एलिनेशन किसके कारण कारित होता है? अलगाववाद, अलगाव, पूरा अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया गया है। एलिनेशन वह स्थिति है जब मजदूर वर्ग को ये पता चलता है कि जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है उस वर्ग के रिप्लेसमेंट में जो उसे वेज दिया जा रहा है उसकी क्वांटिटी कम है, और जो उसका पैसा है एक्स्ट्रा वो पूंजीपति की जेब में जा रहा है, और उसको हम बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो जब इसे कॉन्शियसनेस होती है तब अलगाववाद का वो शिकार हो जाता है। ठीक है, अब किस चीज से ये रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार एलिनेशन किस कारण कारित होता है? श्रम विभाजन, निजी संपत्ति की प्रथा, वाणिज्यिक संबंधों के कैश नेक्सस या नकदी अंत्य संबंध। तो आप देखोगे कि इसमें जो इंपोर्टेंट कोट आपका आएगा वो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक बार देखना बच्चे को बाहर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए बेटा, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? उत्पादन शक्ति, ठीक है, प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आप देखोगे टेक्नोलॉजी पार्ट है, ठीक है, प्रौद्योगिकी पार्ट है, पूंजी
पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो राइट ऑप्शन आपका डी होना चाहिए बेटा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं 32। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, मेंटली एक्सरसाइज है यहाँ पे, और क्वेश्चन आपके सिंपल आए हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको सही क्रम को चुनना है। अपने आप में वर्ग, अपने लिए वर्ग, सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष। दूसरा है अपने आप में वर्ग, अपने लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन। तीसरा है वर्ग अपने आप में, वर्ग संघर्ष, अपने लिए वर्ग। अब देखोगे बेटा पहले इन दो पर ही आपको काम करना है। वर्ग अपने आप में, अपने लिए वर्ग, पहले ये क्लास है, जब मजदूरों की कोई किसी डिमांड नहीं है और दूसरा कोई वर्ग नहीं है, तो ये स्थिति है आपकी, वर्ग अपने आप में है। बट जब ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो ये अपने लिए वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाता है। फिर क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन आएगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। दैट इज द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। कार्ल मार्क्स ने के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया है। किसके बीच वर्ग संघर्ष का नहीं किया जिक्र? ये टर्मोलॉजी यूज की गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट यूज किया गया है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग यूज किया गया है। अपनी थ्योरी में धनी और निर्धन का जिक्र कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपका कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आप देखोगे क्वेश्चन हमारे सेम से लगते हैं, सिचुएशन वही है, धनी और निर्धन का जिक्र कार्ल मार्क्स नहीं करता है। इस पॉइंट पे लेकर के कार्ल मार्क्स की स्टडी नहीं है और सभी शोषक, शोषित, पूंजीपति और सरवारा ये टर्म यूज की गई हैं। 34 है कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव का परिक्षण क्षमता कार्य रूप में परिणित होती है जब लोकतंत्र स्थानीयकृत होता है, उत्पादों के लक्ष्य के निरूपण में, पूंजीवादी अवस्था में, आदिकालीन अवस्था में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव और उसके लिए कारण वश है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं बेटा। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके लिए कारणवश है। किस किस से अलगाव होता है? नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन दूसरी भाषा में उन्होंने यूज किया था कि जब कामगार को अलगाव होगा तो किस किस से अलगाव होता है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाव के कारण, परिवार से अलगाव के कारण, मानव संभावनाओं से अलगाव के कारण, समाज से अलगाव के कारण। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नेट की परीक्षा में दूसरे तरीके से पूछा गया था कि जब अलगाव होता है तो जो श्रमिक है उसे किस चीज से अलगाव नहीं होता है? उत्पादन से अलगाव हो जाता है, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है, साथियों से अलगाव हो जाता है और पूंजीपति वर्ग से भी अलगाव हो जाता है। तो यहाँ परिवार से अलगाव से नहीं होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। किसने वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक सब जागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच विभेद किया है? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये टॉपिक है आपका और ये किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। ऊपर जो आपके क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं उनमें पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसका करा दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ वर्ग के सामान्य कारणों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? किसने बुर्जुआ वर्ग के सामान्य कार्यों के लिए प्रबंधन के लिए समिति माना है? तो राइट ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 है। मार्क्स के अनुसार जब लोग एक दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक होते हैं तब इसका परिणाम क्या होता है? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ को लेकर के यही कई क्वेश्चन आपके बनने हैं बेटा यहाँ पे। तो स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, तो स्वयं के लिए वर्ग इज द राइट ऑप्शन। क्लास इन इटसेल्फ ये है, क्लास फॉर इटसेल्फ ये है। जब किसी एक वर्ग का, क्लास का अपनी डिमांड होंगी और किसी के अगेंस्ट वो यूनाइट होगा तो यूनाइट होने के बाद उसमें क्लास फॉर इटसेल्फ में इसकी कॉन्शियसनेस बदल जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे विसंबंधित हो जाता है? अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन कराया है, ये नेट की परीक्षा में
आया हुआ क्वेश्चन है। किस किस से विरक्ति हो जाती है? उत्पादन के कार्यकलाप से, साथी समूह से, उत्पाद से, अपनी प्रजाति या स्पीसीज बीइंग से। किससे नहीं होती है? परिवार के सदस्य से नहीं होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेट की परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिशेष मूल्य, दूसरा नाम सरप्लस वैल्यू। क्या होती है सरप्लस वैल्यू? एक मजदूर मजदूरी करता है, उसका जो एक्चुअल वेज है वो पूंजीपति उसे रीपे नहीं करता है, उससे कम करता है। जो उसकी कीमत होती है वो उसकी पॉकेट में जाती है पूंजीपति की। दैट्स वैल्यू नोन एज सरप्लस वैल्यू। और इस सरप्लस वैल्यू का ही धन उस मजदूर के लिए शोषण का कारण बनता है। सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, ये सब बेटा नाम है एक ही चीज के। और आप देखोगे नेट की परीक्षा में एक बार पूछा गया कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट में रिपीट करके दे दिया, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे बच्चे सोचने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने कार्ल मार्क्स को ना लगा करके किसी और थिंकर को लगाया, वहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, अलग अलग नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। क्वेश्चन आपका, आंसर आपका एक ही है, कार्ल मार्क्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्ग के विभेदीकरण द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करता है? जब आपकी मैन थ्योरी कार्ल मार्क्स को लेकर के चल रही थी, मैन थ्योरी में भी मैंने आपको राज्य को यहां इंट्रोड्यूस कराया था और एक वर्ड आया था अराजकतावादी। अराजकतावादी का मतलब यह है कि जो राज्य की सत्ता को डिनाय करता है, ये व्यक्ति के ऊपर गवर्न कर रहा है कौन? राज्य। अब ये कहता है कि राज्य कुछ लोगों के द्वारा शोषणकारी नीति एक बनाई गई है, शोषण के लिए एक यंत्र बनाया है आपका। क्या यंत्र है? वो राज्य। राज्य क्या कर रहा है? इन व्यक्तियों का शोषण करता है। तो इसी चीज को लेकर के कार्ल मार्क्स को हम कह सकते हैं कि वो अराजकतावादी विचारक है, या कह सकते हैं कि राज्य के अस्तित्व को डिनाय करता है। तो ये इंपोर्टेंट है बेटा, और ये कह रहे हैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स। राज्य को एक शोषणकारी यंत्र के रूप में इन्होंने माना है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब आपको मैंने कार्ल मार्क्स को इंट्रोड्यूस कराया तो कार्ल मार्क्स की सभी बुक्स मैंने आपको ईयर वाइज नोट कराई हैं। जैसे आपकी दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इनके ईयर भी याद कर लेना बेटा, और कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरा मानना है कि कार्ल मार्क्स का टॉपिक आपकी पूरी थ्योरी और पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और ये आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी बी मेलिनस्की की थ्योरी आएगी। अभी आपके बहुत से थिंकर मैंने आपको कराए हैं, और आपके यूट्यूब चैनल पे इन सब की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जो भी बच्चा इनका फायदा उठा करके नेक्स्ट परीक्षा में जाएगा तो उसके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।